नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज एक थोड़ा अलग तरह की बात करेंगे। आज बात करेंगे मोदी के भारत और भारत के मोदी की। देखिए, कोई व्यक्ति जो है वो देश के बराबर नहीं समझा जा सकता और किसी व्यक्ति की तुलना देश से नहीं की जा सकती। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। उससे पहले आपको एक खबर बताना चाहता हूँ जो आप तक अब तक पहुँच चुकी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज INS विक्रांत नेवी को सौंप दिया। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सौंपने के मौके पर उन्होंने जो बातें कही, शिवाजी को याद किया। जो नेवी का ध्वज चिन्ह है उसमें बदलाव हुआ है। हालांकि ये बदलाव चौथी बार हुआ है। 1950 में पहली बार इसमें परिवर्तन हुआ तो ब्रिटिश झंडा हटाकर भारतीय झंडा लगाया गया, लेकिन जॉर्ज क्रॉस जो बना हुआ था इसमें वो लगा रहा। उसके बाद सीधे 51 साल बाद 51 ईयर्स के बाद जो है 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसमें परिवर्तन किया और इसमें से जॉर्ज क्रॉस को हटाया गया। जो कॉलोनियल निशानी थी, कॉलोनियल एरा की निशानी थी, उसको हटाया गया और उसको हटाकर नौसेना के एंकर को जगह दी गई। लेकिन 2004 में UPA की सरकार आ गई और UPA की सरकार आने के साथ ही जॉर्ज क्रॉस की वापसी हो गई नौसेना के ध्वज चिन्ह में। इससे आप अंदाज़ा लगाइए सरकारों के बीच का अंतर। फिर 2014 में मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किया। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा गया और अब जो बदलाव हुआ है इसमें शिवाजी की जो सील है वो लगाई गई है जॉर्ज क्रॉस को हटाकर। तो ये पुराना जो भी अंग्रेज़ों के ज़माने की लिंकेज थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। यानी औपनिवेशिक जो राज था उसके जो आखिरी चिन्ह था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। कहते हैं उनके पास 500 जहाज़ थे और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए समुद्री रास्ते से होने वाले हमलों की सुरक्षा के लिए नौसेना का गठन किया था। हालांकि भारतीय नौसेना का जिक्र जो है लगभग 8000 साल पुराना माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में पहली ज्वार गोदी जो है लोथल में मिली थी जो गुजरात में है। लेकिन मैं ये सब बता रहा हूँ नौसेना का इतिहास या छत्रपति शिवाजी की नौसेना का इतिहास ये बताने के लिए नहीं। आज जो बात कर रहा हूँ फ़र्क, और एक रिएक्शन और बता दूँ उसके बाद बात आगे बढ़ाता हूँ। फ़र्क देखिए कि इस मौके पर भी कांग्रेस पार्टी का रवैया पुराना ही रहा। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि ठीक है, बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये सभी सरकारों की उपलब्धि है। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय और 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार में इसमें कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। तो अब 8 साल में बनकर तैयार हुआ है तो इसका श्रेय कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है। लेकिन उससे बड़ी बात जो कहने का उनका तात्पर्य था कि इसका श्रेय मोदी को और BJP को नहीं मिलना चाहिए। अब यहीं से मैं बात शुरू कर रहा हूँ कि मोदी के भारत और भारत के मोदी। मोदी का जो भारत है, नए भारत का जो उन्होंने सपना देखा है, उसमें जो मूल उसकी आत्मा है उसकी, वो है सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता। जो कुछ भारतीय है उसकी पुनर्स्थापना, ये मूल तत्व है मोदी के भारत का। और आपको वो हर फील्ड में हर जगह दिखाई देगा। आपने अभी कल ही केरल में ही, आज ये समारोह कोच्चि में हुआ केरल में, और कल आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान पर प्रधानमंत्री गए। अब प्रधानमंत्री की इन धार्मिक यात्राओं को देखिए, आपको इसमें भारतीय संस्कृति की झलक मिलेगी, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रयास मिलेगा और सफल प्रयास वो जो कर रहे हैं। देखिए, उनके आलोचक भी बहुत हैं, आलोचना होनी भी चाहिए। किसी भी सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति है उसकी आलोचना होना बड़ी स्वाभाविक बात है। लेकिन आप देखिए कि वो बदलाव किस तरह, सिर्फ 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। मैं सिर्फ 8 साल इसलिए कह रहा हूँ
कि इस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी आया हो, और वो भी बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के, बिना किसी का हक मारे हुए, बिना किसी को प्रताड़ित किए हुए। जो कुछ भारतीय है उसको, उस पर गर्व हो भारतीयों को, इसकी कोशिश है मोदी की। अब एक और घटना हुई थी फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 में, जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ और 40 जवानों की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में एक जनसभा में कहा कि इन 40 जवानों की मौत पर जितने आंसू बहे हैं, उन सब आंसू, एक एक आंसू का हिसाब होगा। जिन्होंने ये किया है उनको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद बालाकोट हुआ। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी न्यूक्लियर आर्म कंट्री, दो जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हों, उनमें से एक ने दूसरे के, उसके पास वैधानिक रूप से जो हिस्सा है, उसके देश का जो हिस्सा है, उस पर एयर स्ट्राइक की हो। बालाकोट की स्ट्राइक ये भारतीय आत्मसम्मान के, भारतीय गौरव के और भारत की राष्ट्रीयता की स्थापना का वो काल था, वो क्षण था। उस एयर स्ट्राइक ने बहुत कुछ बदल दिया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत जो है अंदर घुसकर मार सकता है। अब वो मामला नहीं रहा कि वो सिर्फ पीओके तक सीमित रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक हमने जो की थी वो पीओके में की थी। डिस्प्यूटेड एरिया पाकिस्तान की नज़र में और दुनिया के बहुत से देशों की नज़र में है, हम उसे अपने देश का अभिन्न अंग मानते हैं। लेकिन बालाकोट में स्ट्राइक ये बहुत बड़ा संदेश था कि अगर आप परमाणु संपन्न देश हैं, तब भी हमारे ऊपर अगर आंख उठाकर देखी हमारी तरफ, तो उसका जवाब इस तरह से मिलेगा। उससे पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी सन्नाटे में आ गया। और चीन को दूसरा झटका मिला गलवान में, जिस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया। तो मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो कैसे और क्यों कर रहे हैं? मोदी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक लंबा रोड मैप है, एक विजन है कि देश को कहाँ ले जाना है, किस रास्ते पर ले जाना है और किस तरीके से ले जाना है। यही फ़र्क करता है दूसरे नेताओं और मोदी में। बाकी नेताओं के पास देश को लेकर कोई विजन नहीं है अपना। सत्ता में आ जाए, सत्ता बनी रहे, सबसे बड़ा विजन ये है। और मोदी ये कर पा रहे हैं इसलिए कि उनको भरोसा है देश के लोगों पर। और जो मैंने बात कही भारत के मोदी, तो आप समझिए कि मोदी पर जिस तरह का विश्वास है भारत के लोगों का, दुनिया के किसी देश में इस समय वहाँ के किसी नेता पर इस तरह का विश्वास नहीं है। ये एक अभूतपूर्व जो है राजनीतिक परिघटना है, जो अध्ययन के लायक है कि दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी अप्रूवल रेटिंग मोदी के बराबर हो, और अपने देश में भी है और देश से बाहर भी है। तो ये है भारत के मोदी, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है। छोटी छोटी बहुत सी बातें, मैंने नेवी की बात की, पुलवामा के बाद बालाकोट अटैक की, एयर स्ट्राइक की बात की। एक छोटी सी खबर आई है जर्मनी से। जर्मनी विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री है, बहुत लंबे समय से हमसे बहुत आगे है, हर तरह के मामले में आगे है। जर्मनी की सरकार ने कहा कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती पैसे का, इसमें 18 महीने लगेंगे, क्योंकि उनके जो बैंक डिटेल्स हैं और उनके जो इनकम टैक्स का डेटा है वो मैच करने में 18 महीने लगेंगे। तो सिर्फ 1 लाख लोगों को डिजिटल ट्रांसफ़र कर पाया जर्मनी। भारत ने अपना पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, जो दुनिया का सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, सबसे सहज और सरल है। इसके जरिए सिर्फ अगस्त महीने में 10,73,000 10,73,000 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत की स्थिति इस समय क्या है।
एक छोटी सी घटना, और पता नहीं मैंने पहले आपको बताया था, उस घटना का जिक्र किया था या नहीं, वो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने सुनाया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो पेंडेमिक के दौरान अमेरिका की यात्रा पर गए थे, वहाँ उनका बेटा रहता है, उसके साथ वो डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में गए। उस समय आप सबको मालूम है दुनिया भर में अनिवार्य था कि आप जो है अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाएं। जयशंकर साहब ने फ़ोन निकाला जेब से और दिखा दिया सर्टिफिकेट अपना। उनके बेटे ने जेब से पर्स निकाला, उसमें से कागज़ निकाला और दिखाया। ये अमेरिका और ये भारत। हमारा कोविन ऐप जो है दुनिया का बेमिसाल ऐप है। आप दुनिया में कहीं भी हों, आप अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट किसी को भी दिखा सकते हैं, ऑनलाइन है, कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी कॉपी भी निकाल सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं। तो ये 8 साल में हुआ है सब। दुनिया में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसका 40% भारत में होता है। और दूसरी एक और खबर आई जिससे बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो गया कि पेंडेमिक के बाद जो दुनिया की ग्रोथ रेट है, ग्रोथ नहीं, जीडीपी नहीं, जीडीपी की ग्रोथ रेट, उसमें भारत का योगदान 22% है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। इस समय भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी है। जो पहले क्वार्टर के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं उनके मुताबिक 13% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट है। ये सब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से मोदी ने देश को बदला है। और मोदी ये कर पाए हैं इसलिए कि देश को उन पर भरोसा है और मोदी को भरोसा है कि देश के लोगों का उन पर भरोसा है। सार्वजनिक जीवन में नेता और समर्थक या मतदाता या सहयोगी जो भी कहिए, उनका दोनों का रिश्ता प्रगाढ़ तभी होता है जब आपसी विश्वास हो। बाकी नेता क्यों मार खा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग? विश्वसनीयता नहीं है। मोदी के बराबर की विश्वसनीयता मैं आज कह सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू की भी नहीं थी। जिस तरह से भरोसा, जिस तरह का भरोसा है कि मोदी गलत कर सकते हैं, ये मानते हैं लोग, लेकिन गलत नीयत से कुछ नहीं कर सकते, ये विश्वास जो है वो मोदी को अपराजेय बनाता है। और जब तक ये भरोसा रहेगा तब तक उनकी ये स्थिति बनी रहेगी। तब तक विपक्ष कोई भी आरोप लगाता रहे, कितने भी हमले करता रहे, सारे भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा होता रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो सारे भ्रष्ट इकट्ठा हो रहे हैं, तो भ्रष्टों को इकट्ठा होने दीजिए। ज़ीरो में अगर ज़ीरो जोड़ें तो भी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो को ज़ीरो से गुणा करें तो भी ज़ीरो आएगा। तो ये जो भ्रष्टों की एकता हो रही है, ये कहीं देश को लेकर आगे जाने वाली नहीं है और इन राजनीतिक दलों और नेताओं को भी आगे लेकर जाने वाली नहीं। जब तक मोदी पर देश का भरोसा है, जब तक मोदी को भरोसा है कि देश का उन पर भरोसा है, तब तक देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तब तक भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का ये जो यज्ञ है वो चलता रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।